इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर सिर्फ लैंडमास नहीं है, बल्कि ये एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो क्लाइमेट और टाइम जोन्स को डिक्टेट करता है। सबसे पहले फोकस ऑन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंशन रफली 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है और लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है। अब यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो। दोनों का डिफरेंस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड रफली 30 डिग्रीज का है। लेकिन जब हम एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करते हैं इन किलोमीटर्स, तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर्स, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन 2933 किलोमीटर्स से बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल्स पर फ्लैट है और लॉन्जिट्यूड्स पोल्स की तरफ कन्वर्ज होती हैं। इसलिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स कम होता जाता है, जबकि डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स रफली कांस्टेंट रहता है। समझा? ये ज्योमेट्रिकल रियलिटी डिस्टेंस कैलकुलेशन में क्रूशल है। अब देखो इसका क्लाइमैटिक इम्प्लीकेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ्स में कट करती है। इस लाइन के साउथ में जो एरिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां डायरेक्ट सन रेज पड़ती है और हीट इंटेंस होती है। इसके नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल जोन है, जहां एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएशन, सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी एक्सपीरियंस होती है। तो इंडिया का एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी इस डिवीजन पर डिपेंड करता है। फर्दर साउथ जाओ तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पर है। 2004 सुनामी में ये सबमर्ज हो गया था, पर स्ट्रेटेजिकली ये मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं टाइम मरीडियन पर। अर्थ 360 डिग्रीज घूमने में 24 आवर्स लेती है। सिंपल मैथ लगाओ, इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट्स लगते हैं। इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल स्प्रेड 30 डिग्रीज का है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स इक्वल्स 120 मिनट्स। यानी गुजरात जो वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है। अगर अरुणाचल में सुबह 4 बजे सूरज निकलता है, तो गुजरात में वही सूरज 6 बजे दिखेगा। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मरीडियन चूज किया, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो मिर्जापुर यूपी से पास होता है। वाई ये स्पेसिफिक लॉजिक? क्योंकि वर्ल्ड टाइम जोन्स 7 डिग्री 30 मिनट्स के मल्टीपल्स में चलते हैं, जो कि 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स, इसलिए हमारा टाइम जीएमटी से एग्जैक्टली प्लस 530 आवर्स है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया गया स्टैंडर्डाइजेशन है, ताकि पूरे देश में ट्रेन्स और ऑफिसेस एक ही घड़ी फॉलो करें। क्लियर है? अब बॉर्डर्स और फ्रंटियर्स को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिक्स है। इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर्स लंबा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सबसे लंबा बॉर्डर चाइना या पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर्स। सोचो जरा, वाई? क्योंकि ये बॉर्डर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक्सट्रीमली इंडेंटेड, क्रिस क्रॉस्ड और रिवराइन है ड्यू टू द डेल्टाइक ज्योग्राफी। इस फ्रैक्चरल ज्योमेट्री की वजह से टोटल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। चाइना सेकंड नंबर पर आता है और पाकिस्तान थर्ड पर। यहां हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बाउंड्रीज। रैटक्लिफ लाइन 1947 एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, यानी ये ज्योग्राफी को इग्नोर करके मैप पर ड्रॉ की गई थी टू सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ईस्ट एंड वेस्ट। इसका रिजल्ट, रिवर्स और विलेजेस कट गए, जो आज भी मैनेजमेंट इश्यूज क्रिएट करता है। दूसरी तरफ मैकमोहन लाइन है, जो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। ये वाटरशेड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वाटरशेड प्रिंसिपल का मतलब है कि माउंटेन की हाईएस्ट रिज लाइन बॉर्डर मानी जाएगी। पानी इधर गिरा तो इंडिया, उधर गिरा तो चाइना। लेकिन चाइना इसको रिजेक्ट करता है, क्लेमिंग इंपीरियल लेगेसी, जो डिस्प्यूट का कोर रीजन है। अब ऑपरेशनल रियलिटी पर आओ। मैप पर बाउंड्री अलग होती है और जमीन पर कंट्रोल अलग होता है। एलओसी जेएनके में है, जो 1972 शिमला अग्रीमेंट के बाद लीगली डिफाइंड मिलिट्री लाइन है। वहां फायरिंग होती है, पर लाइन डिफाइंड है। कॉन्ट्रास्ट दिस विद एलएसी विद चाइना। एलएसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक इनफॉर्मल सीज फायर लाइन, जो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। इंडिया का परसेप्शन अलग है, चाइना का अलग। इसी परसेप्शन गैप की वजह से पेट्रोलिंग क्लैशेस होते हैं, जैसे गलवान या पैंगोंग त्सो में। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को मत भूलना।
ट्राई जंक्शंस वो पॉइंट्स हैं जहां 3 देश मिलते हैं। डोकला में क्लासिक एग्जाम्पल है जहां इंडिया, भूटान और चाइना मिलते हैं। यहाँ चाइना का रोड कंस्ट्रक्ट करना इंडिया के लिए थ्रेट है, क्योंकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक के पास आ रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। अगर वॉर सिचुएशन में चाइना ने डोकलाम से आर्टिलरी यूज करके इस कॉरिडोर को चोक कर दिया, तो नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए फ्रंटियर सिर्फ लाइन नहीं, बल्कि नेशनल सर्वाइवल के चोक पॉइंट्स हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स का ओरिजिन ज्योग्राफी, रिवर्स और माउंटेन्स, और हिस्ट्री कॉलोनियल लाइंस का कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। जमीन के बाद अब समुंदर की तरफ चलते हैं, जहां रूल्स थोड़े अलग होते हैं। मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन को गवर्न करता है अनक्लॉज, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये समुंदर को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन सॉवरेंटी। सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ की जाती है, जो कोस्ट लाइन के डीपेस्ट इंडेंटेशंस को कनेक्ट करती है। इस लाइन के अंदर का पानी इंटरनल वाटर्स है। यहाँ इंडिया का पूरा अधिकार है, जैसे जमीन पर। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है। यहाँ भी हमारी कंप्लीट सॉवरेंटी है। कोई विदेशी शिप बिना परमिशन नहीं आ सकता। उसके बाद अगले 12 NM यानी टोटल 24 NM फ्रॉम बेस लाइन तक कॉन्टिग्यूअस जोन है। यहाँ सॉवरेंटी थोड़ी डाइल्यूट होती है। हम कस्टम्स, इमिग्रेशन और सैनिटरी लॉज इन्फोर्स कर सकते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जोन, 200 NM तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। यहाँ पानी पर किसी का राज नहीं, लेकिन पानी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, फिश, ऑयल, गैस, नोड्यूल्स, उस पर सिर्फ इंडिया का हक है। शिप्स आ जा सकती हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पर वो वहाँ फिशिंग या ड्रिलिंग नहीं कर सकती। अब इंडिया की कोस्टल ज्योग्राफी को देखो। हमारी टोटल कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर्स है, जिसमें आइलैंड्स भी शामिल हैं। लेकिन ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। वेस्ट कोस्ट गुजरात से केरला एक सबमर्ज्ड कोस्ट है। पास्ट में फॉल्टिंग की वजह से जमीन नीचे धंस गई थी। इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि जमीन डूब गई, वहां पानी डीप है क्लोज टू द कोस्ट। ये नेचुरल हार्बर्स क्रिएट करता है, जैसे मुंबई और कांडला। बड़े शिप्स सीधे लैंड तक आ सकते हैं बिना ड्रेजिंग के। समझ आया? नेचर ने हमें नेचुरल पोर्ट्स दिए हैं वहां। इसके विपरीत ईस्ट कोस्ट बंगाल टू तमिलनाडु एक इमर्जेंट कोस्ट है। यहाँ जमीन ऊपर उठी है और बड़ी रिवर्स गोदावरी, कृष्णा ने डेल्टास बनाए हैं। समुंदर यहाँ शैलो यानी उथला है, इसलिए यहाँ नेचुरल हार्बर्स कम है और आर्टिफिशियल पोर्ट्स जैसे चेन्नई बनाने पड़ते हैं, जहाँ मिट्टी हटानी पड़ती है ड्रेजिंग करना, शिप्स लाने के लिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो समुंदर के अंदर जमीन का एक्सटेंशन होता है, भी वेस्ट कोस्ट पर ज्यादा वाइड है। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ह्यूज है। बॉम्बे हाई, जहां से हमारा मैक्सिमम ऑयल निकलता है, वो इसी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर सिचुएटेड है। ईस्ट कोस्ट पर शेल्फ नैरो है, इसलिए वहां ऑयल रिजर्व्स मिलने के चांसेस ऑफशोर में कम है, दो कृष्णा गोदावरी बेसिन में डीप वाटर ब्लॉक्स है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन में एक गेटकीपर की तरह है। हमारा ह्यूज EEZ 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हमें रिसोर्स सिक्योरिटी देता है, और पेनिनसुलर शेप हमें ट्रेड रूट्स मॉनिटर करने की पावर देता है। अब हम इंडिया की लोकेशन को स्ट्रैटेजी के लेंस से देखेंगे। जियोपॉलिटिक्स में ज्योग्राफी ही डेस्टिनी होती है। इंडिया इंडियन ओशन के हेड पर बैठा है। मैप देखो, इंडिया का पेनिनसुला ओशन के बीच में थ्रस्ट करता है। ये हमें एक यूनिक एडवांटेज देता है, जिसे रिमलैंड थ्योरी सपोर्ट करती है। हम वेस्ट एशिया, ऑयल रिच, और साउथ ईस्ट एशिया, इकोनॉमिकली डायनामिक, दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पर हैं। दुनिया का 70% ऑयल ट्रेड और मैसिव कंटेनर ट्रैफिक इंडियन ओशन से गुजरता है थ्रू SLOCs, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। स्पेसिफिकली 2 चोक पॉइंट्स क्रिटिकल हैं। वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबेल मंदेब, और ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडिया इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब कोई भी शिप अगर ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो उसे इंडिया के पास से गुजरना ही पड़ेगा। ये हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कैपेबिलिटी देता है। हम ट्रेड रूट्स को सिक्योर भी कर सकते हैं और वॉर टाइम में चोक भी कर सकते हैं। लेकिन हर एडवांटेज का एक काउंटर थ्रेट होता है। यहाँ आती है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। चाइना को डर है कि मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक हो गया तो उनकी एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी। मलक्का डिलेमा। इसलिए वो इंडिया के चारों तरफ पोर्ट्स डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया को एनसर्कल कर सके। नोट करो लोकेशंस।
पाकिस्तान में गवादर, श्रीलंका में हम्बनतोता, बांग्लादेश में चिटागोंग और म्यांमार में क्याओकपिऊ। ये पोर्ट्स कमर्शियल दिखते हैं, बट इनका ड्यूअल यूज पोटेंशियल है, यानी फ्यूचर में चाइनीज नेवी यहाँ डॉक कर सकती है। ये इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इसका जवाब इंडिया कैसे दे रहा है? नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के थ्रू। ये इंडिया का काउंटर एनसर्कलमेंट प्लान है। हम चाइनीज स्ट्रिंग के बाहर अपने बेसेस बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, ईस्ट में सिंगापुर चांगी नेवल बेस के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट जो मलक्का के एंट्री पर है का एक्सेस, वेस्ट में ओमान के डक्म पोर्ट पर एक्सेस जो अरेबियन सी मॉनिटर करता है, और सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड। लॉजिक समझ रहे हो? चाइना हमें घेर रहा है और हम उस घेरे के बाहर एक और घेरा बना रहे हैं। ये मैरीटाइम चेस गेम है जहां आइलैंड्स और पोर्ट्स पॉन्स और रुक्स की तरह यूज हो रहे हैं। इंडिया की सेंट्रल पोजीशन हमें इंटरनल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का फायदा देती है। हम अपनी नेवी को ईस्ट से वेस्ट तेजी से मूव कर सकते हैं, जबकि हॉस्टाइल पावर्स को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आज की डेट में मॉडर्न वॉरफेयर और डिप्लोमेसी का हिस्सा है। सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्ट करना काफी नहीं, ट्रेड रूट्स कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे पहले नॉर्थ और वेस्ट वेक्टर्स को देखते हैं। पाकिस्तान हमें ओवरलैंड ट्रांजिट एक्सेस नहीं देता अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। ये एक मेजर ज्योग्राफिकल ब्लॉकेज है। इसको बाईपास करने के लिए इंडिया ने 2 बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला, चाबाहार पोर्ट इन ईरान। मैप पर देखो, हम मुंबई से सीधा ईरान यानी चाबाहार जाते हैं और वहां से रोड रेल के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। इसने पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल ब्लैकमेलिंग को नलिफाई कर दिया है। चाबाहार स्ट्रेटेजिकली ग्वादर यानी पाकिस्तान के बिल्कुल पास है, तो ये सर्वेलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक मल्टी मोडल नेटवर्क है, यानी शिप, रेल, रोड, जो मुंबई को रशिया सेंट पीटर्सबर्ग से कनेक्ट करता है वाया ईरान एंड कैस्पियन सी। ट्रेडिशनल रूट सुएज कैनाल से होकर जाता है, जो लंबा और महंगा है। INSTC ट्रांजिट टाइम को 40% कम कर देता है। अभी हाल ही में IMEC यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर प्रपोज हुआ है, जो UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और ग्रीस से होकर यूरोप जाएगा। ये चाइना की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डायरेक्ट काउंटर है, जो ट्रेड को डेमोक्रेटिक नेशंस के कंट्रोल में रखने की कोशिश है। क्लियर हो रहा है ना? ये सब नए रास्ते हैं ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने के। अब ईस्टर्न कनेक्टिविटी पर फोकस करो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया चिकन्स नेक कॉरिडोर पर डिपेंडेंट है। स्ट्रेटेजिक रिडंडेंसी के लिए हमें ऑल्टरनेटिव रूट्स चाहिए। यहाँ आता है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। लॉजिक सिंपल है, कोलकाता से शिप के थ्रू म्यांमार के सिटवे पोर्ट जाओ, वहां से कालादान रिवर में बोट से पलैतवा जाओ और फिर रोड से मिजोरम में एंटर करो। ये रूट सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करता है और नॉर्थ ईस्ट को सप्लाई करने का एक बैकअप रास्ता देता है। साथ ही BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव का एम है कि इन देशों के ट्रक्स बिना रोक टोक बॉर्डर क्रॉस कर सकें, सीमलेस कार्गो फ्लो। इससे रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे भी बना रहे हैं, ताकि हमारी गाड़ियां सीधा साउथ ईस्ट एशिया तक जा सकें। इन सब प्रोजेक्ट्स का कोर एम एक ही है, इंडिया को एक ट्रांसपोर्ट हब बनाना और होस्टाइल लेबर्स यानी पाकिस्तान, चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करना। जियोग्राफी को जीतने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा हथियार है। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि हार्ड पावर प्रोजेक्शन है। पहले इंडिया की पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक इनर्शिया। हम बॉर्डर पर रोड्स नहीं बनाते थे ताकि अगर चाइना अटैक करे तो वो अंदर ना आ सके। पर अब ये पॉलिसी बदल गई है। अब हम स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। इसका चैंपियन है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनके प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखो, प्रोजेक्ट बीकन JNK, वार्तक अरुणाचल। सबसे क्रिटिकल डेवलपमेंट है टनल्स का। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने पर रास्ते 6 महीने बंद हो जाते थे, कट ऑफ टाइम। मिलिट्री मूवमेंट रुक जाती थी। अटल टनल रोहतांग ने मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट किया है, जो लद्दाख जाने का रास्ता है। जोजिला टनल जो बन रही है, वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगी पूरे साल। सोचो इसका इम्पैक्ट, अगर सर्दी में जंग छिड़ गई तो हम ट्रूप्स और टैंक्स भेज पाएंगे, जो पहले नामुमकिन था। सेला टनल अरुणाचल में तवांग सेक्टर तक रैपिड डिप्लॉयमेंट इंश्योर करेगी। तवांग वो एरिया है जिसे चाइना क्लेम करता है,
इसलिए वहां ऑल वेदर एक्सेस होना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। DSDBO रोड लद्दाख में हमें कराकोरम पास तक एक्सेस देती है, जो चाइना को इरिटेट करता है क्योंकि ये उनके हाईवेज के पास है। लेकिन सिर्फ रोड्स और गन्स काफी नहीं होते, सॉफ्ट पावर और डेमोग्राफिक्स भी जरूरी हैं। बॉर्डर एरियाज में अगर लोग नहीं रहेंगे तो वो घोस्ट विलेजेस बन जाएंगे। अगर गांव खाली हैं तो दुश्मन आराम से एनक्रोच कर सकता है बिना किसी के नोटिस किए। इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है बॉर्डर विलेजेस हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख में टूरिज्म और लाइवलीहुड डेवलप करना, ताकि लोग वहां से माइग्रेट ना करें। लोकल्स हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही बॉर्डर हाट्स, मार्केट्स इंडिया बांग्लादेश और इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर खोले गए हैं। ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और इलीगल ट्रेड कम करते हैं। जब बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग ट्रेड करते हैं तो रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है, बॉर्डर पर मिलिट्री के लिए हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्रिएट करना, ताकि टेरिटरी सिक्योर रहे। इंडिया का मैप स्टैटिक नहीं है, ये पिछले 75 सालों में कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुआ है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन को समझना जरूरी है क्योंकि ये इंटरनल स्टेबिलिटी से जुड़ा है। 1947 के बाद स्टेट्स का क्लासिफिकेशन ABCD कैटेगरीज में था, जो टेम्पररी था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो फजल अली कमीशन पर बेस था। इसका मेन बेसिस लैंग्वेज था। कॉन्सेप्ट पकड़ो, लैंग्वेज कल्चर को डिफाइन करती है, इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स जैसे आंध्रा, कर्नाटका, केरला बनाए गए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो। बॉम्बे स्टेट का स्प्लिट होना गुजरात और महाराष्ट्र में 1960 में और पंजाब का स्प्लिट हरियाणा और HP में 1966 में इसी लिंग्विस्टिक लॉजिक का एक्सटेंशन था। लेकिन 2000 के बाद ट्रेंड चेंज हुआ। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। ये रीजन्स बड़े स्टेट्स यूपी, MP, बिहार में निग्लेक्टेड फील कर रहे थे। 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन भी रीजनल डिस्पैरिटी और रिसोर्सेज पर कंट्रोल की वजह से हुआ। अब लेटेस्ट मेजर चेंज है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसने स्टेटहुड को खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरीज यानी UTs बनाई, JNK विद लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख को अलग किया गया क्योंकि उनकी कल्चरल और स्ट्रैटेजिक मांगें कश्मीर वैली से बिल्कुल अलग थीं। ये इंटरनल मैप की रीड्राइंग फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए थी। हाउएवर, इंटरनल बॉर्डर्स पर अभी भी फ्रिक्शन है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स एक्टिव हैं। बेलागावी डिस्प्यूट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच है, ये लिंग्विस्टिक इशू है। नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्यूट्स कॉलोनियल लेगेसी है। असम, मिजोरम और असम अरुणाचल बॉर्डर्स पर क्लैशेस होते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस यानी इनर लाइन और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज अलग-अलग डिफाइन की थीं। लोकल ट्राइब्स के अपने परसेप्शन हैं जो ऑफिशियल मैप से मैच नहीं करते। फिर आता है रिवर फेडरलिज्म। कावेरी यानी कर्नाटका वर्सेस TN और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट रिसोर्स शेयरिंग पर हैं। ज्योग्राफी सिंपल है, अपर रिपेरियन स्टेट यानी जहां से नदी निकलती है वो पानी रोकना चाहता है और लोअर रिपेरियन स्टेट यानी जहां नदी बहती है वो पानी मांगता है। ये डिस्प्यूट्स फेडरल स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेस टेस्ट की तरह है। इनका रेजोल्यूशन सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। लेक्चर के फाइनल पार्ट में हम आइलैंड्स पर फोकस करेंगे। अक्सर हम आइलैंड्स को बीच टूरिज्म के लिए सोचते हैं, पर मिलिट्री जियोग्राफी में ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखो बे ऑफ बंगाल में। जियोलॉजिकली ये अरकन योमा माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन है जो समुंदर में डूब गई थी और उनकी चोटियां ऊपर दिख रही हैं, टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी है। बैरन आइलैंड इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। स्ट्रेटेजिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया की सबसे बड़ी एसेट है। ये मलक्का स्ट्रेट के मुंह पर खड़ा है। मैप देखो,
10 डिग्री चैनल अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से अलग करता है। ये चैनल्स वो रास्ते हैं जहां से सबमरीन्स और शिप्स गुजरते हैं। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है। इंडिया ने यहाँ अपनी पहली ट्राई सर्विस कमांड अंडमान एंड निकोबार कमांड बनाई है। इसका मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ ऑपरेट करते हैं। यहाँ से हम साउथ ईस्ट एशिया पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ईस्ट एशियन ट्रेड रूट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। ग्रेट चैनल, जो 6 डिग्री चैनल है, बिल्कुल इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास है। इतना क्लोज कि हम वहां से फिजिकल सर्वेलेंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इनकी जियोलॉजी बिल्कुल अलग है। ये माउंटेन्स नहीं हैं, ये कोरल डिपॉजिट्स अटॉल्स हैं जो रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिक ट्रेल पर बने हैं। डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी कहती है कि पहले वॉल्केनो बना, फिर वो धीरे धीरे डूब गया और उसके किनारे कोरल्स जमते गए, जिससे रिंग शेप्ड आइलैंड्स बने। स्ट्रेटेजिकली ये अरेबियन सी के सेंटिनल यानी पहरेदार हैं। यहाँ भी चैनल्स क्रिटिकल हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय इंडिया को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। सिग्निफिकेंस क्या है? मिडिल ईस्ट से जो भी ऑयल टैंकर इंडिया या ईस्ट एशिया आता है, वो लक्षद्वीप के पास से गुजरता है। यहाँ बैठकर हम पायरेसी, नारकोटिक स्मगलिंग और फॉरेन नेवी की मूवमेंट मॉनिटर करते हैं। मालदीव्स की प्रॉक्सिमिटी की वजह से लक्षद्वीप का जियोपॉलिटिकल रोल और बढ़ जाता है। अगर मालदीव्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जैसे चाइना फैक्टर, तो लक्षद्वीप हमारा फॉरवर्ड बेस बन जाता है। लेकिन एक कंस्ट्रेंट है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। कोरल्स बहुत फ्रजाइल होते हैं। अंडमान की तरह हम यहाँ हैवी मिलिटराइजेशन या बड़े नेवल बेसेस नहीं बना सकते बिना एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किए। इसलिए यहाँ हम सर्वेलेंस पर फोकस करते हैं, जबकि अंडमान में पावर प्रोजेक्शन पर। ये आइलैंड्स मेनलैंड से दूर जरूर हैं, पर ये इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी की आंखें और कान हैं।